बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो कि बुक 2 के चैप्टर 2 है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें अब तक हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए हैं ये हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे रिकैप भी कर लेंगे इसी बहाने। सबसे पहले हमने ये देखा कि साइंस ने हमें बेटर कंट्रोल दिया है। यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, साइंस ने हर चीज़ को बेटर कर दिया। मोर बेटर बेटर एवरीथिंग इज़ बेटर। वाई? यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या था, हमने डिटेल से लेक्चर 1 में ये डिस्कस किया था। हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है? बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। साइंस ने ये बताया कि बीमारियां क्यों होती हैं, बीमारी की असल वजह क्या है, और उस वजह का तदारक करके हम बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, इवन उससे बच सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी और जो रेमेडियल दोनों तरह के जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा सकते हैं डिजीज़ के सिलसिले में। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ डन। बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी हमने पढ़ा था कि इट इज़ हाइजीनिक, हिफ्ज़ान सेहत के साथ जिसका ताल्लुक़ है, क्लीनलीनेस के साथ जिसका ताल्लुक़ है, ऐसा ताल्लुक़ जो कि बीमारी के साथ कोरिलेशन पैदा करता है कि अगर सफाई होगी तो बीमारियों से बचे रहेंगे और गंदगी होगी तो बीमारियों के होने के इम्कानात बढ़ते रहेंगे। तो ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले जो सफाई की सूरत हाल है वो कैसी होती थी और अब कैसी होती है। साइंस ने हमें बताया कि जर्म्स गंदगी पे रहते हैं, जर्म्स से हम बचेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। उसके बाद हमने प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में जो लेक्चर हमारा कल था वो इस टॉपिक पे था, और इसमें हमने देखा कि साइंस ने टाइम की लिमिटेशन ख़त्म कर दी, मौसम की जो रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है, वो ख़त्म कर दी। हम किसी भी मौसम में कोई भी फसल और फल और सब्ज़ियाँ उगाने के काबिल हो चुके हैं, और उसके बाद किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए उसके ग्रोइंग एरिया में मौजूद होना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमारे पास पहले से ज़्यादा वैरायटी है, पहले से ज़्यादा मकदार है। साइंस की बदौलत ये मुमकिन हुआ। तो ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ डन। अब जो चीज़ यहाँ पे हमने नहीं पढ़ी, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या चीज़ है? मोर फूड बेटर एटीट्यूड्स। ये चीज़ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं जानते। देखते हैं एक राइटर ने इसके बारे में हमें क्या बताना चाहा है। तो ये बेटर एटीट्यूड्स, ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो सारा हमारा सामने है। इसको स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड का हम तर्जुमा करते हैं रवैया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम वाइड करेंगे, इसके कंसेप्ट को, कॉनोटेशन को। रवैया बेसिकली बिहेवियर होता है। एटीट्यूड जो है इसको हम आसान तरीन अल्फाज में अपने समझने के लिए सोच कह सकते हैं, नुक्ता नज़र कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं। सिनोनिम्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एटीट्यूड जो है बेसिकली क्या है। ये आपके सामने पहला सिनोनिम मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ही इसका सिनोनिम मौजूद है। व्यू पॉइंट, वेंटेज पॉइंट, फ्रेम ऑफ माइंड, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ये बेसिकली रवैया है। इसको हम रवैया कह देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो रवैया नहीं है, ये सोच है, नुक्ता नज़र है बेसिकली। तो ये नुक्ता नज़र के सिलसिले में हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं, और उसके बारे में फिर जो राय है वो कैसे बना लेते हैं, ये सारी चीज़ें एटीट्यूड के अंदर आ जाती हैं। बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट। ठीक है, इसने भी अपने तरीके से इसको डिफ़ाइन कर दिया है कि एटीट्यूड से मेरी मुराद ये है कि हम किसी चीज़ के बारे में फ़ील क्या करते हैं, महसूस क्या करते हैं, किसके बारे में, किसी ख़याल के बारे में या किसी वाक़या के बारे में। ये बात मज़ीद आगे जाके वाज़े हो जाएगी, इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। इफ़ अ पर्सन बिलीव्स दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, ही विल वेयर द चार्म एंड विल फील अनकम्फर्टेबल विदाउट इट। अगर एक शख्स ये यकीन रखता है कि किसी किस्म का तावीज़, चार्म क्या है? तावीज़, विल प्रिवेंट, रोकेगा, प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, उसको बचाएगा। यहाँ पे सेव करने के सेंस में प्रिवेंट को इस्तेमाल किया गया है। बदकिस्मती से उसको तावीज़ अगर बचा लेगा, ये उसका अगर ख़याल है, यकीन है,
तो वो ज़रूर ये तावीज़ पहनेगा, और जब नहीं पहनेगा तो ही विल फील अनकम्फर्टेबल, क्योंकि ना पहनना उसके मुताबिक बदकिस्मती को दावत देने के मुतरादिफ है। ये उसका यकीन है, ये उसका ख्याल है। अब ये तावीज़ का जो कंसेप्ट है, हमारे रिलीजन में कुछ सेक्ट्स इस पे, कुछ फ़िरके इस पे बिलीव करते हैं, कुछ बिलीव नहीं करते, इसलिए मैं इसकी बहस में नहीं जाऊंगा। ये एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो राइटर कर रहा है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एक शख्स इस बात पर यकीन रखता है कि उसका कोई अमल उसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती की तरफ लेके जाएगा, तो अमूमन उसकी ज़िंदगी में फिर इस तरह के ही वाक़यात होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब मॉडर्न रिसर्च से ये एक बात साबित हो चुकी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आप सुना होगा, इसी तरह एक थियरी ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की गई है, थियरी ऑफ अट्रैक्शन। थियरी ऑफ अट्रैक्शन क्या है? गुड थिंकिंग अट्रैक्ट्स गुड इवेंट्स, बैड थिंकिंग अट्रैक्ट्स बैड इवेंट्स। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छे मामलात पेश आएंगे, अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरे मामलात पेश आएंगे। हमारे यकीन का हमारे हालात के साथ डायरेक्टली बराह रास्त अमल दखल है, ताल्लुक़ है। ये थियरी ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारी सोच अट्रैक्ट करती है उसी तरह के हालात जिस तरह की हमारे सोच है। तो ये उसको थोड़ा सा यहाँ पे इनिशिएट कर रहा है, इस तरह की सोच को, कि इस तरह के नज़रिए को, कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। वो अगर अनकंफर्टेबल फील करता है, इसका मतलब है पहले ही वो डर चुका है, वो नेगेटिव माइंड बना चुका है, उसके साथ बुरा होना ही होना है। फीलिंग्स विच इन्वॉल्व फियर्स सच एज दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस उर्दू में तोहमात बोलते हैं। तोहमात वहम से निकला है। वहम का मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में लगातार सोचने लग जाना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह के खौफ को उसने क्या कहा है? सुपरस्टिशन, इंग्लिश में उसको कहते हैं सुपरस्टिशन, तोहमात। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक। तो जो सुपरस्टिशंस पे यकीन रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सुपरस्टिशियस, वहमी लोग, तोहमात पे यकीन रखने वाले, बदअकीदा लोग। पीपल बिलीव, इस तरह के लोग यकीन रखते हैं, इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, खुशकिस्मती और बदकिस्मती की इलामात पे यकीन रखते हैं कि अगर ये हुआ तो अच्छा शगुन है, ये हुआ तो बुरा शगुन है। अगर दाएं हाथ में खारिश हुई तो पैसा आने की अलामत है, बाएं हाथ में खारिश हुई तो पैसा जाने की अलामत है, कंगाल होने की अलामत है, बदकिस्मती की अलामत है। अगर मकान की मुंडेर पे बैठ के कौवा बोल रहा है तो मेहमान आने की अलामत है। तो इस तरह हमने अपने इर्द गिर्द की दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निशानियों के तौर पर ले ली हैं, समझना शुरू कर दी हैं कि वो उन इवेंट्स को प्रेडिक्ट करती हैं जो कि बेसिकली नहीं करती। अगर एक आध बार ऐसा हो जाए तो बाई चांस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि अगर बार बार एक अमल उसी तरीके से रूपजीर हो रहा है जिस तरह के आपके सामने एक दफ़ा हुआ, इसका मतलब है कि वाकई अब उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि न्यूटन ने जब एक दफ़ा देखा कि सेब ज़मीन की तरफ गिरा, फिर उसने जब जब देखा हर चीज़ नीचे ही गिर रही है, इसका मतलब ये है कि ये वाक़या अगर इसी तरीके से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स है जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अगर एक वाक़या हर बार उसी तरीके से होता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स कार फरमा है। लेबॉर्ट्री में साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 रीडिंग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली बार जो रिज़ल्ट आया वो तो बाई चांस हो सकता है, अगर दूसरी दफ़ा भी वही या उसके आसपास आया, तीसरी दफ़ा भी वही या उसके आसपास आया, इसका मतलब ये है कि अब कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन उसके पीछे काम कर रहा है। 3 रीडिंग्स की फिर एवरेज निकाल ली जाती है, ठीक है। तो ये कहता है कि निशानियों के तौर पर लोगों ने समझ लिया है, लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि आसपास जो निशानियां हैं वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, जो कि गलत अकीदा है, सुपरस्टिशन है। अच्छा, इस तरह के लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस। तो इस तरह के लोगों की जो ज़िंदगियां हैं वो इस तरह की इलामात से असरअंदाज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बात पहले से तय है कि जिस तरह की सोच है उस तरह का ही इंसान के साथ मामला होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने ये बात समझना शुरू कर दी है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली ये होगा कि वो उस तरह के हालात के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर एक चीज़ को वो बदकिस्मती की इलामत समझते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से फियरफुल हो जाएगा, अफ्रेड हो जाएगा, खौफज़दा हो जाएगा एक शख्स, जिसके नतीजे में उसके साथ बुरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
इसके जो सिनोनिम यहाँ तक हैं उनको देख लेते हैं। पहले हमने एटीट्यूड को देखा, इसके सिनोनिम हम देख चुके हैं। चार्म, इसके कई मतलब हैं। यहाँ पे जो रेलेवेंट मीनिंग है वो मैंने सेलेक्ट करके आपके सामने लिखा है। तो टैलिस्मन, फिटिश, एम्यूलेट, मैस्कॉट, टॉटम, आइडल, जूजू, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। तो हमारा ये बेहतरीन ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास आने के, वो एम्यूलेट है। एम्यूलेट हम तावीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो गॉड बी प्रेज्ड आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी कि सम सीक्रेटली बिलीव्ड दैट मौलवी हैड सम काइंड ऑफ एम्यूलेट हुज चार्म हैड ब्लेस्ड हिम विद द पावर टू गेट एज मच मनी फ्रॉम द एंजल्स एज पॉसिबल एज ही वांटेड। तो तावीज़ की बात वहाँ पर आपने पढ़ी थी, यहाँ पे लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है। चार्म का हमारे पास बेहतरीन सिनोनिम क्या होगा? एमुलेट। सुपरस्टिशन का जिक्र आया तो सुपरस्टिशन मैंने उर्दू में कहा तोहमात, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ आपके सामने। तोहमात को कैसे लिखा जाता है? मैंने कहा ना वहम की फैमिली का वर्ड है, तो तोहमात वहम से। इसके सिनोनिम्स यहाँ पर दो मुख्तलिफ शेड्स हैं जो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। मिथ, बिलीफ, ओल्ड वाइव्स टेल, नोशन, लेजेंड, स्टोरी एंड अनफाउंडेड बिलीफ। ये ज़्यादा यहाँ पर रेलेवेंट लग रहा है। अनफाउंडेड बिलीफ, अनफाउंडेड का मतलब फाउंडेशन से अनफाउंडेड है, मतलब बेबुनियाद, जिसकी कोई बुनियाद ना हो। क्रेड्यूलिटी। उसके बाद है सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, फैलेसी एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसको मैं ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आ रहा था इसका एक मैजिक यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये स्क्रीन से गायब था थोड़ा सा, इसको मैंने क्लियर कर दिए। बाकी सिनोनिम आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास पैराग्राफ अभी आया नहीं है, उसको हम पहले पढ़ते हैं फिर इन सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है काबू पा लेना। बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम। इस तरह के तोहमात और गलत अकायद पर काबू पाया जा रहा है। कैसे? साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से। तो साइंसी तरीक़ाकार हमें कैसे काबू पाने में मदद करता है? टू डेमोन्स्ट्रेट, ये डेमोन्स्ट्रेट हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकली सामने लेकर आना, कुछ कोई करके दिखाना कोई काम। दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस। साउंड यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आपने ज़रूर सुना होगा साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। साउंड क्या है? रीज़नेबल, लॉजिकल, मंतकी, मुनासिब। बेसिस, बुनियाद। फॉर देम, उन अकायद के लिए हमारे पास कोई मुनासिब बुनियाद नहीं है, वो बेबुनियाद अकायद हैं, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि दाएं हाथ में ख़ारिश होने से पैसा आने का जो है ना वो हमें इशारा मिलता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इसकी दलील हमारे पास क्या है? इसको हम अगर डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे। उसके बरक्स अगर हम ये देखें कि पानी हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहता है, तो ये सुपरस्टिशन नहीं है, इसको हम कहीं भी किसी भी किस्म के हालात में साबित कर सकते हैं। आप पानी किसी जगह पे रखें तो वो पानी डिपेंड करता है अब वो कितनी देर में इवेपोरेट होगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उस पानी के अपने टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उस पानी के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और जो विंड कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो पानी अपने टाइम के मुताबिक ना एवेपोरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, इसमें कोई बात, कोई मफर नहीं है, कोई फरार नहीं है इस बात से। तो सुपरस्टिशन को आप साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पीछे कोई बुनियाद नहीं होती। इसलिए यही बात यहाँ पे कर रहा है कि साउंड बेसिस को मुनासिब बुनियाद नहीं है इन अकायद के पीछे, इनको आप साबित नहीं कर सकते। इस तरह एक मकान है, बगैर बुनियाद की आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अकीदा, कोई ऐसा गलत अकीदा जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो, जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना हो, वो गिर जाएगा जब उसको चैलेंज किया जाएगा। Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. Few, ना होने के बराबर। ये मैंने चैप्टर 1 के शुरू में डिस्कस की थी बात कि there is a difference between few and a few। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं इनको मैं अलग एक लेक्चर सीरीज़ बनाने का प्लान कर रहा हूँ। उनमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, यहाँ से भी एग्जांपल लिया करूँगा, उनको भी आप देख सकते हैं, ग्रामर के लेक्चर्स होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उनको चीज़ों को डिस्कस करूँगा तो ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं उनकी तवालत बढ़ती जा रही है तो मज़ीद तवील हो जाएंगे।
फ्यू पीपल, ना होने के बराबर लोग आज ऐसे हैं टुडे, बिलीव, जो यकीन रखते हैं दैट डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, के जो बीमारियां हैं वो बदरूहें कॉज करती हैं, बदरूहें बीमारियों का सबब बनती हैं। ये बदरूहें क्या है, ये इफ स्पिरिट्स, स्पिरिट क्या है? जनरली ये गोस्ट के सेंस में इस्तेमाल होता है, GHOST, गोस्ट, घोस्ट नहीं होता, इट इज़ गोस्ट, यानी कि भूत जिसको हम बोलते हैं। किसी मरे हुए शख्स की जो रूह है वो वापस आ जाए और लोगों को तंग करना शुरू कर दे, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत अकीदा है। इवन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो देखें जिन और भूत में बहुत डिफरेंस है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिन का वजूद है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान पाक में बाकायदा एक पूरी सूरह अल जिन मौजूद है, और कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र है हम अगर अपनी आंखों से नहीं भी देख रहे तो हमें मानना है उस बात को। लेकिन भूत कोई चीज़ नहीं होते, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी लगा रखी है कि वो रूहें कब्ज़ करें। तो आप सोचें कितनी मुज़िका खेज़ बात है, कितनी फ़नी बात है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम का कंट्रोल ही नहीं है रूहों पे। कोई रूह जब चाहती है वो लोगों को तंग करने पहुंच जाती है, वो एक आत्मा बन जाती है जिसको कभी शांति नहीं मिलती, वो आत्मा भटक रही होती है, लोगों को कह सकते हैं तंग कर रही होती है, टीज़ कर रही होती है। तो ये एक इंतहाई मुज़िका खेज़ रिडिकुलस किस्म का बिलीफ है, और लोग कहते थे कि ये बीमारियां भी फैलाती हैं जो रूहें होती हैं। तो ये सारी बेबुनियाद बातें साइंस ने आके ख़त्म कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। लुई पास्चर ने हमें पहली दफ़ा बताया कि जर्म्स होते हैं ज़्यादातर बीमारियों की वजूहत। उसके अलावा मज़ीद जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी स्टडी करने के बाद कुछ नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ भी होती हैं जो जर्म्स हैं, जिनके ज़िम्मेदार नहीं होते, जिस तरह कि कैंसर है, डायबिटीज़ है, और इस तरह के हमारे अपने जिस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं जो किसी बीमारी जिसकी जरासीम की वजह से नहीं होते। तो ये सारी साइंस ने बातें हमें बताई हैं कि बदरूहों का ये काम नहीं है, बदरूहें होती ही नहीं है। दो अगरचे एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम, तारों का इल्म, आपके सितारे गर्दिश में हैं अगर आप बुरे हालात में, लोग ये कहते हैं। तो हमारे सितारे, सबसे पहली बात ये, कौन से हमारे सितारे? ये बात मैं आपको द डाइंग सन में क्लियर कर चुका हूँ कि इल्म नजूम भी एक इंतहाई बेबुनियाद इल्म है, और इस्लाम ने भी अगेन मना किया है इस बात से, क्योंकि ये बेबुनियाद चीज़ है, इसमें कोई किसी किस्म का लॉजिक नहीं है। मैं आपको उसकी वजह वहाँ पे बता चुका था, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ इसको कि सितारे, हर जो भी सितारा, हमारा करीब तरीन सितारा जो है ना वो सूरज है, उसको हम 8 मिनट पुरानी हालत में देख रहे होते हैं, क्योंकि उसकी लाइट को यहाँ पे पहुँचने में हमारे पास 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट बाद उसकी एक रे हम तक पहुंचती है। बाकी जो सितारे रात को नज़र आते हैं उनकी रोशनी यहाँ पर पहुंचने में हज़ारों साल लगा चुकी होती है। तो जो सितारे हमें जो वहाँ नज़र आ रहे हैं वो हज़ारों साल पहले वहाँ मौजूद थे, अब वहाँ पर नहीं है। बेसिकली हो सकता है कोई ऐसा सितारा भी हो जो कि ख़त्म हो चुका हो, बेसिकली हमें जो नज़र आ रहा है वो हो ही ना। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि आपका सितारा गर्दिश में और आपका सितारा फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे जायचे बनाना, ये सारा फजूल काम है। फॉर्चून टेलिंग, ये किस्मत शनासी, किस्मत का हाल बताना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, आर स्टिल प्रैक्टिस्ड, आज भी इन पर अमल किया जाता है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन आज ये इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होती ये दोनों चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग, जितना कि किसी ज़माने में हुआ करती थी। आज लोग पहले से ज़्यादा रीज़नेबल हो चुके हैं, और अनरीज़नेबल, नामनासिब अकायद रखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, ना होने के बराबर है। इट हैज़ बिन लर्नड, ये बात सीखी जा चुकी है, साइंस ने हमें ये बात पढ़ाई है, दैट देयर इज़ ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न, नेचुरल इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू पीपल, लोगों के साथ जो वाक़या होता है उसकी कोई ना कोई कुदरती वजह होती है। नेचुरल, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये है कि दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, दैट कैन बी फेल्ट एंड हुज एग्जिस्टेंस कैन बी प्रूवन, जिसके वजूद को हम साबित कर सकते हैं। तो नेचुरल रीज़न, जर्म्स मिसाल के तौर पर बीमारी की वजह है, उनको हम साबित कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे आप उनको देख सकते हैं। लेकिन बदरूहें बीमारी फैलाती हैं, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है और इसको हम साबित कर भी नहीं सकते। एज द रिज़ल्ट, नतीजा ये हुआ इन तमाम चीज़ों का कि मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर 13। ये 3 तोहमात की एग्जाम्पल्स हैं जो यूरोप में प्रेवलेंट थे और अब भी किसी हद तक हैं। ब्लैक कैट्स, काली बिल्ली, अगर रास्ता काट जाए तो सफ़र मनहूस हो जाता है,
ब्रोकन मिरर्स, टूटा हुआ आईना बदकिस्मती की इलामत है, ठीक है ना, साइंस ऑफ गुड और बैड लक हमने यहाँ पे पढ़ा था ऊपर। एंड नंबर 13, और 13 नंबर जो है ये भी आपका अनलकी नंबर है। कुछ लोग कहते हैं ना ये मेरा लकी नंबर है, ये अनलकी नंबर, सब ये यूनिवर्सल अनलकी नंबर समझा जाता है। और कुछ होटल्स रिसेंट टाइम्स तक ऐसे रहे हैं यूरोप में जहाँ पर रूम नंबर 13 हुआ ही नहीं करता था। दे यूज्ड टू स्किप दैट रूम, 12 के बाद 14 होता था। इतना ज़्यादा डरते थे लोग क्योंकि वो रूम कोई लेता ही नहीं था, उसमें कोई रहता ही नहीं था। ब्रोकन मिरर, देखिए इसकी वजूहात नहीं, इस पर हम क्या बहस कर सकते हैं, ऐसा क्यों है, कोई वजूहात नहीं है इसकी। ब्रोकन मिरर है, ब्लैक कैट है, अब उस बिल्ली का क्या कसूर है? अगर हमारा सफ़र मनहूस गुजरा तो उस बिल्ली का क्या कसूर है? इसमें कोई वजह है इसकी? कोई वजह नहीं हो सकती। तो इस वजह से वजह नहीं है तो लोग इस पर अब बिलीव भी नहीं करते। By the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. साइंस ने हमें ये बताया कि अगर काफ़ी अरसे से एक चीज़ सच समझी जाती रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये दलील हो कि वो चीज़ सच है, ठीक है। ये देखें, अगेन मैं इस्लाम का हवाला दूंगा कि इस्लाम जब आया तो लोगों का क्या सबसे बड़ा कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू था, वो क्यों नहीं मानते थे। जो ना मानने वालों का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं स्टैंड पॉइंट ये था, स्टांस ये था कि हमारे बाप दादा बुतों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तुम नई बात कहाँ से लेकर आए। तो नई बात को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। ये कहता है कि अगर हज़ारों सालों से भी एक बात पे लोग यकीन करते चले आ रहे हैं तो वो सारा जो टाइम है वो उसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उसको कभी टेस्ट नहीं किया गया। अब जब टेस्ट किया गया और वो बात झूठी निकल आई तो 1000 साल वो बेईमानी होंगे हमारे सामने, और हमारे सामने जो एम्पिरिकल साइंटिफिक जो प्रूफ है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Ideas must now be supported by the facts in order to be acceptable to the scientist or to people who use the scientific method। वो लोग जो साइंसदान बजाते खुद हैं या लोग जो साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में अपना चुके हैं, उनके लिए अब हक़ाइक़ सिर्फ वो हैं, सच्चाई सिर्फ वो है जिनको हक़ाइक़ सपोर्ट करें। यानी कि साइंटिफिकली, जिसको मैंने आपको बताया था कि ऑब्ज़र्वेशन, सिर्फ वो मुशाहिदा दुरुस्त होगा और मुशाहिदे की बुनियाद पर वो मफरूज़ा दुरुस्त होगा जो कि एक्सपेरिमेंट्स की जो भट्टी है उसमें से गुज़र चुका हो, एक्सपेरिमेंट्स के टेस्ट से गुज़र चुका हो, उसके बाद वो थियरी बनेगा। वरना मफरूज़ा जो है वो एक मुग़ालता तसव्वुर होगा, ये बात याद रखें। यहाँ तक जो सिनोनिम्स हैं वो थोड़ा उनको देखते हैं। तो ओवरकम की बात यहाँ पर हुई थी कि सुपरस्टिशंस हैव बीन ओवरकम, गेट द बेटर ऑफ, प्रिवेल ओवर, कंट्रोल, गेट कंट्रोल ऑफ। तो कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, जो वन वर्ड सिनोनिम है। ब्रिडल, लगाम डालना, टेम, मास्टर, गेन मास्टरी ओवर, कंकर, डिफीट, वैंक्विश, बीट, सॉल्व, ट्रायम्फ ओवर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जो वन वर्ड सिनोनिम्स हैं वो ज़्यादा जो है ना हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हैं। स्पिरिट, इविल स्पिरिट्स की बात हो रही थी, तो ये स्पिरिट के जो सेंस यहाँ पर रेलेवेंट है वो है गोस्ट, फैंटम, स्पेक्टर, एपरिशन, रेथ, शैडो, प्रेजेंस, और बाकी आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। साउंड, ये एडजेक्टिव है, ये आवाज़ वाला साउंड नहीं है, क्योंकि साउंड बेसिस की बात हुई। मैंने आपको कहा साउंड बॉडी है, साउंड माइंड, वेल फाउंडेड, जिसकी बड़ी मजबूत बुनियाद हो वो साउंड होता है। वेल ग्राउंडेड, वैलिड, रीजनेबल, लॉजिकल, सॉलिड, वेटी, अथॉरिटेटिव, कन्विंसिंग, कोजेंट, प्लॉजिबल, क्रेडिबल, रिलायबल। बेसिस, साउंड बेसिस की बात बेसिस के साथ देख लें। फाउंडेशन, सपोर्ट, बेस, फुटिंग, रीजनिंग। अगेन यहाँ पर कुछ एरिया स्क्रीन से बाहर था, मैं इसको एडजस्ट कर चुका हूँ अब। बेसिस के लिए फाउंडेशन, सपोर्ट, बेस हम देख चुके हैं। रेशनल, ये हमारा यहाँ पे जो मिसिंग था आपके सामने मौजूद है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेचुरल की मैं वजाहत कर रहा था। तो नेचुरल है, इसका सिनोनिम यहाँ पर रीज़नेबल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, अनसरप्राइजिंग। अंडरस्टैंडेबल जो हमारे सामने है, समझना आसान है, एक्सपेक्टेड है और प्रिडिक्टेबल है, इनएविटेबल है। एंटोनिम इसका क्या है? अनरीजनेबल। तो वापस चलते हैं लेसन की तरफ। जो हमारा पार्ट रह गया उसमें सिर्फ एक विलिंग आपके सामने मौजूद है, उसको हम आके देखेंगे वापस। The discoveries of scientists have helped people develop an attitude of open-mindedness. Open-mindedness वसीउ नज़री को बोलते हैं, open-mindedness narrow-mindedness, ठीक है। open-mindedness को हम broad-mindedness भी बोलते हैं, वसीउ नज़री। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
ओपन माइंडेडनेस या ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब ये है कि हम हर वक्त नई चीज़ों को सुनने, समझने, मान लेने के लिए तैयार रहें। नैरो माइंडेडनेस ये है कि हम अपने जहन को बंद करके रख दें और उसमें किसी नए आइडिया को आने ही ना दें। हम ये समझ लें कि जो हम यकीन रखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम जानते हैं, बस वही हतमी है, वही अनचैलेंजेबल है, और उसको कोई कभी रिजेक्ट करना, उसको मुस्तरद करना, उस पर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए। ये नैरो माइंडेडनेस है। ओपन माइंडेडनेस क्या है? अपने जहन को खुला रखना नए आइडियाज़ के लिए। तो डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट्स हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। देखिए, साइंस है यही, आज एक चीज़ दुरुस्त है तो कल उस चीज़ को गलत अगर मुख्तलिफ सबूत करार दे रहे हैं तो उसको गलत मानना पड़ेगा। चाहे जितने भी बड़ी पर्सनैलिटी ने ये बात की है उसको गलत मानना पड़ेगा। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। विलिंग एक ही सिनोनिम हमारे पास बाकी, उसको देख लेते हैं यहाँ पर। विलिंग का क्या मतलब है? रेडी, तैयार रहना, रेडी, प्रिपेयर्ड। आपने स्टोरी पढ़ी थी थर्स्टी क्रोस का, जो मॉरल था हमारे पास क्या था? वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। विल मर्जी को बोलते हैं। तो विलिंग, एक शख्स अगर काम अपनी मर्जी से कर रहा है तो ही इज़ विलिंग, ही इज़ रेडी, ही इज़ प्रिपेयर्ड, डिस्पोज्ड, इंक्लाइंड। वन वर्ड हम देखते हैं यहाँ पर, हैप्पी, ग्लैड, प्लीज्ड, ईगर, कीन, इंथुजियास्टिक, कंसेंटिंग, अग्रीएबल, एमिनेबल एंड सो ऑन। तो ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कि दे आर मोर विलिंग, लोग अब रेडी हैं, तैयार हैं, टू लुक फॉर, तलाश करने के लिए, न्यू ट्रूथ, नई सच्चाइयों को ढूंढने के लिए, देन टू अस्यूम दैट व्हाट हैज़ बिन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू। दो रवैये हैं। एक ये कि जो हमेशा से दुरुस्त समझा जाता रहा वही दुरुस्त है। दूसरा रवैया ये है कि जो दुरुस्त समझा जाता रहा वो गलत भी हो सकता है। तो ये जो दूसरा रवैया है, लोग अब इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। Because people have had to change their old ideas as a result of new discoveries made by scientists, they are less likely to accept conclusions as final. क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका कि लोगों को have had to change their old ideas, अपने पुराने ख्यालात को तब्दील करना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज, नई होने वाली दरियाफ्तों की बदौलत, मेड बाय साइंटिस्ट, जो कि साइंसदानों ने की। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल। तो अब ये बहुत कम इम्कान इस बात के हैं कि लोग किसी भी बात को हतमी समझ लेंगे, किसी भी नतीजे को। कंक्लूजन को उर्दू में हम कहते हैं नतीजा, निचोड़ किसी बात का, जो एंडिंग पॉइंट होता है, उस पर हम बात को लाकर मुनतिज करते हैं। तो किसी भी नतीजे को लोग अब हतमी नहीं समझेंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर प्रूफ हमें ऑपोजिट मिल रहा है तो हमें उस पर यकीन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये देखा जो सितारों का इल्म है और बाकी जो फॉर्चून टेलिंग है, पामिस्ट्री, ये आपके सामने मौजूद है। ये सारे सुपरस्टिशंस हैं। साइंस ने इनकी बुनियाद थी नहीं, जो कि वो एक्सपोज कर दी कि ये बेबुनियाद हैं, ये हवाई किले हैं जो लोगों ने तामीर किए। ठीक है, सितारों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद पामिस्ट्री, फॉर्चून टेलिंग जैसी बात हो रही थी। पामिस्ट्री के नाम नहीं आया, फॉर्चून टेलिंग आया। तो लोग किस्मत कैसे बताते हैं? हाथ देकर, हाथ की लकीरें देखकर। तो ये ज़िंदगी की लकीर है, आप देख रहे हैं, वाटर, अर्थ, फायर, एयर, लव, सिंपैथी, ग्रेस, विल पावर, लॉजिक, कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जो है मैंने सुपरस्टिशन आपके लिए लिखे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह की बातों में यकीन किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, डू नॉट निट आउटडोर्स। आइसलैंड में लोग बिलीव करते हैं इस बात पर कि अगर आप घर से बाहर निटिंग करेंगे, कोई चीज़ बुनेंगे बैठकर, तो ये बुरा शगुन, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। डू नॉट गेट अ हेयर कट ऑन ट्यूसडे। मंगल के दिन आप कभी भी कटिंग ना करवाएं। तो आज भी कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से, ट्यूसडे ही है। लेकिन आप जानते हैं कि ये बेबुनियाद अकीदा है। इंडिया में कुछ लोग जो है ना, कुछ इलाकों में यकीन रखते हैं इस बात पे। डू नॉट गो स्ट्रेट होम आफ्टर अ फ्यूनरल। किसी के जनाजे से सीधा घर मत जाएं। डू नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। किसी भी मेज़, चाहे वो खाने की मेज़ हो या मीटिंग के लिए, किसी भी मेज़ के किनारे पे मत बैठें, वो आपके लिए नहुसत का सबब बन सकता है। इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं लोग इस पर बिलीव करते चले आ रहे हैं। साइंस ने इन तमाम चीज़ों को एक्सपोज कर दिया और हमें बताया कि ऐसी कोई बात नहीं होती।
नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, आई विल ट्राई टू अरेंज एन असेसमेंट एज यूजुअल, जिस तरह चैप्टर 1 के एंड पे मैंने किए थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। डिस्क्रिप्शंस को ज़रूर देखा करें, मैं हर लेक्चर में ये कहता हूँ। उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे होते हैं जो कि एक्सरसाइज के अंदर नहीं भी होते, पास्ट पेपर्स में आ चुके होते हैं, तो उन तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की भी कोशिश करेंगे अपने लास्ट असेसमेंट वाले लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।